हेलो एवरीवन। स्टूडेंट्स, आपने इसके पहले वीडियो में देखा था शिक्षा का अर्थ, और इसके अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट का मैं रिवाइज कराना चाहूंगा कि संस्कृत के शिक्षा धातु से बना शिक्षा हो गया, जिसका अर्थ हो गया सीखना सिखाना। अंग्रेजी के एजुकेशन से हुआ, और ये लैटिन भाषा के एडुकेटम से बना, और ये शब्द एडुकेयर और एडुसियर से बना है, जिसका अर्थ होता है बाहर निकालना। मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियस नॉलेज के साथ जोड़ रहा हूं ताकि आगे वाली चीजें सीखना सरल हो जाएगा। जिन्होंने पहला वीडियो देख लिया अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आधा मिनट ये देखिएगा कि एडुकेयर और एडुसियर इन दोनों का मतलब हुआ पोषण करना, विकसित करना, और इसका अर्थ हुआ कि बाहर निकालना। इसका मतलब है कि कोई भी जो चीज है, ऐसा हमारे भारतीय पारंपरिक दार्शनिक और सभी कुछ मानते हैं कि जो कुछ भी था वो पहले से ही मस्तिष्क में विद्यमान था। और ये शब्द एडुकेटम से बना है, ई और ड्यूको है। अधिकांश किताबों में मैंने पहले बताया ड्यूको शब्द है, इसी पे आप जोर देना। ये ड्यूका शब्द मैंने लिख दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। बहुत सारी किताबों में मिलेगा, लेकिन इसको ना लिखें आप। मैं तो आपको मना ही करूंगा, इसको ना लिखें, कंफ्यूज हैं ये, इसलिए शंका का समाधान मैंने आपको कर दिया है। अब थोड़े से चलते हैं शिक्षा के वास्तविक अर्थ आखिर है क्या, और शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, वास्तव में शिक्षा होती क्या है। इस चीज को समझने के लिए अब मेरे साथ बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। अब पहले वाले को समझने का प्रयास करते हैं कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, एक छोटा अर्थ क्या है, पुराना अर्थ क्या है, परंपरागत अर्थ क्या है। तो इसके अंतर्गत क्या है कि इसमें वो वाली शिक्षा शामिल होती है जो बालक को विद्यालय की 4 दीवारी के अंदर दी जाती है, एक शिक्षक के द्वारा दी जाएगी, एक निश्चित पाठ्यक्रम के द्वारा दी जाएगी, एक निश्चित समय पर दी जाएगी। तो जब ये सब चीजें इसके अंदर निश्चित हो जाएं कि एक क्लासरूम है, एक विद्यालय है, उसी निश्चित समय में निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में बालक को कितनी शिक्षा मिल सकती है, जो निर्धारित होगी वो शिक्षा मिलेगी। लेकिन हमारा और आपका माइंड असीमित शिक्षा को ग्रहण करने के लिए हर समय तैयार रहता है, तो क्यों ना उसको ज्यादा शिक्षा दी जाए, ऐसा अनेकों विद्वानों ने कहा, और इस अर्थ को भी ठुकरा दिया। बोले केवल वो एक विद्या नहीं है, वो एक ज्ञान नहीं है, वो शिक्षा नहीं है जो मात्र 4 दीवारी के अंदर दी जा रही है। तो इसके आलोचक भी बहुत हो गए। उन्होंने कहा कि जीवन के कुछ ही वर्षों में ये शिक्षा दी जा सकती है, जिसमें पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम हो, इसकी शिक्षण विधियां भी हो, निश्चित पुस्तकें भी बहुत सारी हो, शिक्षक का स्थान भी हो, लेकिन ये बालक का सर्वांगीण विकास करने के लिए तो उचित नहीं है, और इसलिए इसको व्यवहारिक ज्ञान भी नहीं है। बालक विषयों को तोते की तरह रट तो लेगा, लेकिन व्यवहारिक कुशलता उसमें नहीं आ पाएगी। शिक्षक बालकों को सूचनाएं तो दे देगा, पुस्तकीय ज्ञान तो दे देगा, लेकिन उसके अंदर जो दैनिक जीवन से संबंधित है वो सब चीजें नहीं आ पाएंगी। तो इसके लिए संकुचित अर्थ तो ये रहा, लेकिन बहुत सारे आलोचक हैं जिन्होंने संकुचित अर्थ को इसको स्वीकार नहीं किया है। अब देखते हैं इसका व्यापक अर्थ फिर क्या है। अब इसके बाद देखिए इसका व्यापक अर्थ क्या होता है। तो व्यापक का मतलब होता है बड़ा, बड़े का मतलब है कि हमारा बड़ा अर्थ क्या लेना चाहिए इसको। तो इसमें ये कहा गया है कि ये वो शिक्षा है जो बालक को जीवन पर्यंत, अपने जन्म से लेकर और मृत्यु तक, लास्ट तक चलती ही रहती है। अब कहाँ पे चलती है? अपने माता पिता, भाई बहन, मित्र मंडल, शिक्षक, पड़ोसी, समाज के अन्य लोग, कोई प्रोग्राम, सिनेमा हॉल, खेल का मैदान, दुकान, दफ्तर, जहां जहां बालक जा रहा है, जो जो चीजें उसके सामने आ रही है नजर के, वहां वहां जो जो चीजें वो देख रहा है, वहां से उसे कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। लेकिन इसका कोई पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता, कोई शिक्षक नहीं होता, कोई इसकी शिक्षण विधि नहीं होती है, कोई पुस्तक भी नहीं होती है। और ऐसे अर्थ में हम सभी एक सामाजिक प्राणी हैं, और समाज ही पूरा विद्यालय है, और हम सभी विद्यार्थी हैं, और हम सभी शिक्षक भी हैं। कितनी अच्छी बात है कि हम सभी विद्यार्थी भी हैं, हम सभी शिक्षक भी हैं, क्योंकि हम जहां भी जा रहे हैं सीख भी रहे हैं, किसी को कुछ सिखा भी रहे हैं। सिखा ये नहीं रहे कि हम तुझे बैठ, हम तुझे सिखाएं। उसके अंतर्गत ये है कि आप कुछ व्यवहार कर रहे हैं, आपके व्यवहार को देखते हुए कोई दूसरा आदमी उसको अच्छा लगता है, वो भी ऐसा व्यवहार करने लग जाता है, तो उसने आपसे सीख लिया। तो बालक जिन जिन के संपर्क में आता है वो सभी उसके शिक्षक हो जाते हैं। जो शिक्षा उपयोगी होती है वो व्यक्ति अपना ग्रहण कर लेता है। तो ये हमारा व्यापक अर्थ हुआ। तो व्यापक अर्थ के अंतर्गत ये देखकर सीखना, समाज से सीखना। लेकिन व्यापक अर्थ के अंदर एक और चीज जुड़ी हुई है कि बालक अनुभवों से भी सीखता है। ठीक है, अब अनुभव कौन कौन से हो सकते हैं? मच्छर के काटने पर अलग प्रकार का अनुभव, तरबूजे का स्वाद है,
नाव में चलने का, बस में चलने का, बाइक में चलने का, ठीक है। अलग फल खाया, उसका एक अलग स्वाद हुआ, उसका एक अलग फल होगा। अब जैसे बच्चे को या आपको अभी इस समय में कहूं कि आम का टेस्ट कैसा होता है, तो आपने अपने अनुभव के आधार पर अपने मन में इस समय आम जैसा स्वाद का भाव आ गया होगा। तो ये क्या होता है, हमने अनुभवों के द्वारा भी पहले से सीख रखा है और हमारे मन मस्तिष्क में वो छाप पहले से बनी हुई है। तो ये हुआ हमारा व्यापक अर्थ और संकुचित अर्थ हुआ। अब देखते हैं इसका वास्तविक अर्थ क्या है। अब ये तो भ्रम की स्थिति हो गई कि भाई कहीं से भी सीख सकते हैं, लेकिन वास्तविक अर्थ के अंतर्गत शिक्षा का वास्तविक अर्थ वह अर्थ नहीं है जो किसी विद्यालय में शिक्षा दी गई, वो भी शिक्षित नहीं माना, जो खुले में पूरे समाज में सीख लिया उसको भी नहीं माना। वास्तव में शिक्षा क्या है, तो इसमें उन्होंने दोनों चीजों को स्वीकार कर लिया। इनकी दोनों की मिली हुई चीजें हैं कि जो विद्यालय के अंदर शिक्षा ली गई है वो, और प्लस समाज से और अनुभव जो लिए जा रहे हैं वो। तो इसके अंतर्गत इन्होंने दोनों चीजों को लिया। तो बालक की व्यक्तिगत क्षमताएं हैं, व्यक्तिगत योग्यताएं हैं, उनकी रुचियां हैं, उनकी सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक, ये सारी जो गतिविधियां होती हैं, जो उसके व्यवहार होते हैं, ये सब उसके अंतर्गत आ जाते हैं। और यहाँ से इन चीजों का अगर विकास होगा तो उस बालक की शिक्षा को हम लोग वास्तविक शिक्षा का अर्थ देंगे। और ऐसी शिक्षा अपने घर परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और संपूर्ण विश्व के लिए हितकारी शिक्षा हो जाएगी। तो इस प्रकार से वास्तविक अर्थ भी इस तरह से यहाँ पर होता है। तो इसमें एक रेमंड जी का एक कोटेशन भी मुझे याद आता है कि मानव जीवन एक विकास की प्रक्रिया है जो शैशवावस्था से उसकी प्रौढ़ावस्था तक चलती है, और वह क्रम है जिसमें मानव अपने आप को आवश्यकता अनुसार भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। तो इन सारी शिक्षाओं के आधार पर जब व्यक्ति इतना मजबूत हो गया कि वो अपने आप को अनुकूलन स्थापित करने लग जाए, वही उसकी वास्तविक शिक्षा हो जाएगी। तो यहां तक आपने शिक्षा के तीनों अर्थ देखे। थोड़ी सी कुछ एक दो परिभाषा और बताता हूं, हालांकि मैंने पिछली वीडियो में बता रखी है। देखिए, परिभाषाएं बहुत सारी आपके पास भी होंगी, हिंदी में, इंग्लिश में, सब में, हर किताब में दी गई हैं। लेकिन मैं आपको विशेष एक विवेकानंद की परिभाषा बता रहा हूं जो मैं पिछले वीडियो में नहीं बता पाया आपको। तो ये कहते हैं कि शिक्षा उस परिपूर्णता का प्रदर्शन है जो मनुष्य के अंदर पहले से ही है। ठीक है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा क्लियर मेरे ख्याल से। दोबारा से फिर समझिए कि शिक्षा उस परिपूर्णता को, उस कंप्लीटनेस को, परफेक्शन को कहेंगे, वो प्रदर्शन है जो मनुष्य के अंदर पहले से ही है। इसका मतलब है कि हम किसी को कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, पहले से ही मौजूद है, लेकिन हम उसके सर्वमान्य विचारों को बाहर निकालकर उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। क्या सही है, क्या गलत है, ये उसको बता रहे हैं। कार्य करने की क्षमता, ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता, ज्ञान ऑलरेडी मनुष्य के पास पहले से ही मौजूद है। ये अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, इन सब की 2500 वर्ष पहले की लिखी हुई सारी परिभाषाएं आज भी सही साबित हो रही हैं, जबकि उस जमाने में कोई ऐसी सुविधा और रिसर्च की सुविधा नहीं थी कि ये लोग देख पाते और कर पाते। तो ये विवेकानंद भी उन सभी चीजों से सहमत भी हैं और इन्होंने भी माना है कि मनुष्य के अंदर पहले से ही विद्यमान है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। तो जो ऑलरेडी इन मैन, मनुष्य के अंदर पहले से ही विद्यमान मौजूद है कोई चीज, उसको केवल हम लोग क्या कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, उसका परफेक्ट बना रहे हैं, उसको दिया गया है ऑलरेडी, सब कुछ है। तो ये डेफिनेशन है। एक अरविंद जी की डेफिनेशन और देखिएगा। अरविंद जी भी एक प्रकृतिवादी ही थे। शिक्षा का अर्थ आत्म को विकसित करना है, मन और आत्मा, इन चीजों को विकसित करना है। शिक्षा में पूर्णता लाने के लिए मनुष्य की 5 प्रमुख क्रियाओं से संबंधित ये 5 प्रमुख पक्ष अवश्य शामिल करते हैं। कौन सा? शारीरिक, प्राण संबंधी, मानसिक, आध्यात्मिक, ये 4 चीजों को उन्होंने 5 चीजों पे जोर दिया है। शारीरिक, प्राण संबंधी 2, तीसरा मानसिक, आत्मिक और आध्यात्मिक, ये 5 चीजों पे इन्होंने जोर दे दिया है। अब 5 पक्ष अगर जिसके मजबूत हो जाए, शरीर इसका बलवान हो जाए, हष्टपुष्ट हो जाए, हष्टपुष्ट से बलवान से मतलब नहीं है, निरोगी शरीर होना चाहिए।
ये नहीं है कि बहुत भारी हैं, वजन बहुत सारा हो गया, मोटे हो गए, लेकिन बीमारियां उसमें भरी पड़ी हैं। प्राण संबंधी, प्राण का मतलब हमारी जो प्राण है, हमारी सांस है, हमारा उन पर विजय हासिल होनी चाहिए। एक श्वास विज्ञान अलग से होता है, उसको आप पढ़ेंगे तब पता लगेगा इन्होंने क्यों कहा है। मानसिक चीजें होती हैं जो हमारे मन से संबंधित होती है, आत्मा की हमारी आत्मिक संबंधी होती है। आध्यात्मिक के अंतर्गत हमारा सभी धर्म और संस्कृति और उपदेश सब आ जाते हैं इसमें, और इसके अंतर्गत हमारा सभी नैतिकता आ जाती है, सारी विकास। तो इन सब चीजों को मिलाकर अरविंद जी ने यहाँ पर ये दिया है कि 5 चीजों का सर्वमान्य विकास हो जाए, ये सारी क्रियाएं हो जाए तो मनुष्य को पूर्ण मनुष्यता की डिग्री मिलती है। चलिए फिर आपको इतना देखते हैं, फिर बाद बाकी इन सबको अपने अपने हिसाब से अपने नोट्स बनाकर अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, और मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। एक एक करके वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा, कोर्स पूरा धीरे धीरे आप इनको आराम से देखते रहिएगा। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।